नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कहीं दोस्ती में अड़चन तो किसी को दुश्मनी के मोल की चिंता। पूरब से पश्चिम तक इंडिया की राह में कितने रोड़े। हिमाचल दिल्ली टू गुजरात आफत की बरसात, जुलाई झांकी और तबाही बाकी, आईएमडी का अलर्ट। सचिन से पूछताछ में बड़ा खुलासा, बताया सीमा हैदर के साथ कैसे बनाया था भारत में एंट्री का प्लान। सिंधिया परिवार धोखेबाजी पर बोले, ज्योति आदित्य, आरोप लगाने वालों को इतिहास पता नहीं है। चिराग पासवान के सामने हाजीपुर वाली चुनौती, चाचा ने एनडीए के साथ समझौते पर खोले ये राज। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए तैयार है, बीजेपी इलेक्शन मूड में है। विपक्षी पीएम मोदी का विजय रथ रोकने के लिए यूपीए को इंडिया बना चुके हैं। विपक्षी एकता का ये दावा कितना कामयाब होगा, ये इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की राह में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कई रोड़े हैं। पटना के बाद बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग में कुल 26 पार्टियों के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया है। विपक्षी महाजुटन के दौरान यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है। बैठक के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार नदारद रहे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये दल वाकई एक मंच पर टिकी रहेगी, क्योंकि किसी को किसी की दोस्ती मंजूर नहीं है तो किसी को किसी की दुश्मनी के मोल की चिंता सता रही है। नए गठबंधन की राह में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लेकर बिहार और बंगाल तक रोड़े ही रोड़े हैं। यूपी की बात तो अलग ही है। पंजाब के सियासी दिग्गजों के मुताबिक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी के खिलाफ सीधी ताल ठोक दी है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अरमिंदर सिंह राजा वंडिंग और प्रताप सिंह बाजवा जैसे कई नेताओं ने विपक्षी गठबंधन में आपकी एंट्री पर नाराजगी जताते हुए विरोध किया है। पंजाब कांग्रेस ने कहा कि आप से लड़ रहे हैं हम, कांग्रेस को टारगेट करके हमारे नेताओं को वह लगातार जेल भेज रहे हैं, इसलिए पंजाब में आपका हमारे साथ आना संभव नहीं है। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी ऐसे ऊहापोह में है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन लेने की आपकी कोशिश के दौरान अजय माकन ने ट्वीट करके सीधा आम आदमी पार्टी को केजरीवाल पर निशाना साधा था। गौरतलब है कि आपने दिल्ली पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस को शून्य तक पहुंचा दिया है। खाटी कांग्रेसी नेता ये बात अभी तक पचा नहीं पाए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली और पंजाब की सत्ता में बैठी आप कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगी? दूसरी बात यह है कि क्या कांग्रेस राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको सीटें मिलेंगी? अरविंद केजरीवाल को पार्टी दिल्ली की सभी 7 और पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आप सूत्रों के मुताबिक आप आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी 7 और पंजाब की सभी 13 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हरियाणा में भी यह मुश्किल है। पंजाब फतह के बाद आप निगाह हरियाणा पर है। हरियाणा में एक पेच ये भी फंसा है कि यहाँ तो कांग्रेस और आईएनएलडी ने नहीं बनती है। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच यही हाल है। बंगाल में बीजेपी का ठीक ठाक मौजूदगी और मजबूती है। बंगाल पंचायत चुनाव में अभी कुछ दिन पहले ममता ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहा था और अधीर ने टीएमसी को चोर की पार्टी कही। वहीं इंडिया में शामिल वाम दल भी कह चुके हैं कि टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी शिवसेना और एनसीपी में हुए दफाड़ की वजह से कमजोर है। वहां भी सीटें शेयरिंग फॉर्मूला निकालने के दौरान जमकर जंग हो सकती है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। वहां बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ अभूतपूर्व मजबूत स्थिति में है। यूपी में समाजवादी पार्टी की अपनी चुनौती है। बीएसपी किसी की तरफ ना होने के बावजूद एक बड़ा फैक्टर है। बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग आसान नहीं होगा। ऐसे में विपक्षी एकता के नाम पर गठबंधन का नाम बदल देने भर से इंडिया की राह में रोड़े हैं।
वो कैसे दूर होंगे, ये फिलहाल कोई नहीं जानता है। जूनागढ़ में बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1983 के बाद पहली बार यहां इतनी बारिश दर्ज की गई है। शहर के अलग इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया है। गुजरात में शनिवार को हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद राज्य के हालात बिगड़ रहे हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण जूनागढ़ से लेकर नवसारी तक भारी तबाही हुई है। कई जगह गाड़ियां पानी में बह गई तो जानवर भी पानी का प्रकोप नहीं झेल पा रहे हैं। उधर अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर पानी भर जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का वाटर लेवल बढ़ने के पीछे हथनी कुंड बैराज का पानी है। लगातार पानी छोड़े जाने के चलते दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बाढ़ के हालात बन सकते हैं। बता दें कि हथनी कुंड बैराज से शनिवार सुबह 9 बजे से 1,47,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया था। ठीक 1 घंटे बाद यानी 10 बजे से 2 लाख क्यूसेक और 11 बजे से 2,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। अगर इसी रफ्तार में हथनी कुंड से पानी आने की वजह से यमुना का जल स्तर खतरे के निशाने पर आ गया है। आज सुबह तक यमुना का जल स्तर खतरे के निशाने के पार हो गया है। इस वक्त यमुना का जल स्तर 205.75 मीटर पहुंच गया है। फिलहाल दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इधर देश की बाकी राज्य में भी स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश, यूपी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से सैलाब के हालात बन रहे हैं। इन तमाम राज्य के कई जिलों से इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। वहीं एमपी के कई जिलों में भी भीषण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रतलाम में बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। निचले इलाके में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। सड़कें जलमग्न हैं, ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं आलौट के विक्रमगढ़ शिव मंदिर में भी 3 फीट से ऊपर जल भराव हो गया है। मंदिर में भगवान शिव और नंदी जी डूबे हुए हैं। जल भराव की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। सिवीन, नरसिम्हा, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, बालघाट, रतलाम समेत 17 जिलों में 16 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। खौफनाक मंजर यूपी के बिजनौर के भागुवाला इलाके में भी दिखा है। यात्रियों से भरे बस तेज धार में फंस गई है। पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी खिड़की के अंदर आने लगा, जिसके बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जेसीबी बुलवाया और इमरजेंसी गेट से एक यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस बहराइच से हरिद्वार जा रही थी। कोटा नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। ड्राइवर ने पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन बस बीच में ही फंस गई। इधर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी उफान पर है। नदी की तेज बहाव की वजह से कई इलाकों में भारी कटान हो रहा है। कई इलाकों में नदी का पानी घुस रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। वहीं रोड़ा में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। प्रशासन की टीमें लोगों की मदद में जुटी है। लेह लद्दाख में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई घरों में पानी घुस गया है। लोगों की मदद के लिए सेना के जवान जुटे हुए हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से तबाही का दौर लगातार जारी है। शिमला के रोहडू चिड़गांव इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से कई घरों को नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई है। बारिश और सैलाब में 3 लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं कुल्लू जिले की तस्वीरें डराने वाली हैं। यहाँ नेशनल हाईवे बारिश की वजह से बह गया है, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई है। इधर सैलाब का प्रकोप गुजरात के कई जिलों में तबाही का वजह बना हुआ है। अमरेली जिले में सैलाब से हालात पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहे हैं। अमरेली सैलाब की वजह से एक पुल तबाह हो गया है।
जाहिर है कि अभी मानसून सक्रिय हुए मुश्किल से 3 हफ्ते का वक्त ही बीता है और अभी पूरा सीजन बाकी है। आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने और गंभीर खतरा बताया है, लिहाजा मानसून के हालात और मौसम विभाग की चेतावनी को मद्देनजर रखना जरूरी है। सीमा हैदर ने अवैध तरीके से भारत में कैसे एंट्री ली और इसका प्लान उसने कैसे बनाया, इसका खुलासा सचिन मीणा ने पूछताछ में कर दिया है। भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक सचिन मीणा से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। सचिन ने बताया कि नेपाल में पहली बार वो सीमा से मिला। दोनों काठमांडू में 10 मार्च को 17 मार्च तक रुके। सचिन पहले काठमांडू आया था। काठमांडू आकर सचिन ने कमरा बुक किया था। होटल वालों से दोनों की दोस्ती हुई थी। होटल वालों ने ही सचिन सीमा के वीडियो बनाए। होटल मालिक से दोनों ने रूट की जानकारी ली थी। सचिन ने नेपाल से भारत बस रूट की जानकारी ली थी। सचिन ने यह भी बताया कि भारत से सचिन ने बस बुक कराई। प्राइवेट बस के जरिए दोनों भारत में दाखिल हुए। 10 से 17 मार्च तक रूट मैप तैयार किया। सीमा हैदर 11 मई को काठमांडू पहुंची। सीमा अपने बच्चों के साथ पोखरा में रात में पहुंची थी। सुबह 6:45 पर उन्होंने पोखरा से बस ली। सीमा ने 12,000 नेपाली रुपए बस मालिक को दिए। बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है। 2019 से 2020 में पबजी खेलते समय सचिन के संपर्क में आई। दोनों के बीच व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर बातचीत हुई। फिर इस साल 13 मई को सीमा नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई। बस से 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आई। इस वक्त ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में पति सचिन के साथ सीमा रहती है। 4 जुलाई को सीमा और सचिन गिरफ्तार हुए। 7 जुलाई को कोर्ट के सामने जमानत दी गई। फिर एटीएस ने सीमा से 2 दिन तक पूछताछ की। सीमा के पति का कहना है कि उसने कई दिनों से अपने बच्चों को नहीं देखा है। वो अपने बच्चों को देखना चाहता है, लेकिन सीमा का कहना है कि बच्चे चाहें तो जाएं, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहती। गौरतलब है कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं। गुलाम अपना हक मांग रहा है, लेकिन सीमा का कहना है कि जीते जी उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए। सीमा का पति गुलाम हैदर पर पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान से अपील कर रहा है कि सीमा और उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। सीमा कह रही है मर जाएगी, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। लेकिन भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसी सीमा को अगर पाकिस्तान वापस भेजा जाता है तो क्या इसके साथ पाकिस्तान में बहुत बुरा होगा? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस साल के आखिरी में होने वाले चुनाव से पहले अब आरोप के दौर शुरू हो चुका है। सिंधिया परिवार के धोखेबाजी के इतिहास का जब कांग्रेस ने जिक्र किया तो ज्योति आदित्य सिंधिया ने न सिर्फ तंज कसा बल्कि निशाना भी साधा है। ग्वालियर की सिंधिया राजघराने ने क्या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के साथ दगाबाजी की थी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना विजय राजे सिंधिया से लेकर माधवराव सिंधिया को करना पड़ता है। अब कुछ उसी तरह के सवाल का सामना ज्योति आदित्य सिंधिया कर रहे हैं। मामला चुनावी है, लिहाजा आरोपी की धार भी तेज है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा कि जिन लोगों का इतिहास ही धोखेबाजी का रहा है, उनसे आप वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हालांकि इस तरह के आरोप कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने समय समय पर सिंधिया राजघराने पर लगाए हैं। ज्योति आदित्य सिंधिया पर जब इस तरह के आरोप कांग्रेस नेता ने लगाए तो वो चुप नहीं हुए और करारा जवाब दिया। सिंधिया ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि इस तरह के आरोप लगाने वाले ने इतिहास का एक भी पन्ना ना पढ़ा। सच तो ये है कि उनके परिवार के विचार और काम ग्वालियर, गुना, शिवापुरी, मध्य प्रदेश और देश के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस के जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने उनके पिता और उनको पार्टी में क्यों शामिल नहीं किया था। दरअसल 21 जुलाई को ग्वालियर में कांग्रेस की मेला मैदान में रैली थी। शहर के सभी इलाकों में पोस्टर लगाकर ये बात
बताया गया कि 1897 में ग्वालियर के तत्कालीन राजा ने लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेजों के साथ दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1967 और 2020 में पार्टी को धोखा दिया। दरअसल 2020 का साल इसलिए अहम है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को अलविदा कहा था। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा कि ये वही परिवार है जिसने पहले तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा किया, बाद में 1967 में कांग्रेस को धोखा दिया। हालांकि विजयराजे सिंधिया का नाम नहीं लिया था। चिराग पासवान के सामने उनके चाचा पशुपति पारस ने चुनौती खड़ी कर दी है। चाचा ने एनडीए में चिराग की एंट्री को लेकर भी बड़ा दावा किया है। चिराग पासवान भले ही अनौपचारिक तरीके से बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के साथ गए हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने चाचा पशुपति पारस की चुनौती बनी हुई है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चीफ पशुपति पारस ने कहा कि वो बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी आलाकमान उनके साथ। पशुपति पारस ने जब ये बात कही तब उनके साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों सांसद चंदन सिंह और महबूब अली केसर नजर आए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चीफ पशुपति पारस ने कहा कि 18 जुलाई को नई दिल्ली में 38 पार्टियों की मीटिंग में मुझे सहमति लेने के बाद चिराग पासवान को बुलाया गया था, पर चिराग पासवान के साथ मैंने समझौता नहीं किया। अपने पहले के रुख पर मैं कायम हूं। मैं किसी भी कीमत पर हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती। पशुपति पारस ने आगे कहा कि चिराग पासवान औपचारिक तौर पर एनडीए के साथ नहीं जुड़े हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद इसे चिराग पासवान एनडीए से बाहर है। पारस ने ये भी कहा कि मैं बीजेपी का भरोसेमंद साथी हूं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हाजीपुर सीट में चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं 2024 में हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। ये बात लोगों को सुनना चाहिए। वहीं पार्टी में विभाजन की बात पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने कहा कि मेरी पार्टी सरकार है, उसमें कोई विभाजन नहीं हुआ है। मेरी पार्टी के सांसद मेरे और आरएलजेपी के साथ है। इसके अलावा चिराग पासवान के साथ सांसद वीणा देवी की मुलाकात पर पारस ने कहा कि हो सकता है कि वो चाय पीने के खातिर चिराग पासवान के घर गई हो। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।